आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कौटिल्य क्लासेज हाजीपुर में। आज से हम एक नई श्रृंखला शुरू कर रहे हैं। बिहार लोक सेवा आयोग के सिविल सेवा एग्जामिनेशन में अब तक जितने भी एग्जामिनेशन हुए हैं उन एग्जामिनेशन में पूछे गए प्रश्नों के एनालिसिस हम शुरू कर रहे हैं। आप जानिए कि 38वीं बीपीएससी 1992 में जो हुआ था उसमें ही पहली बार पीटी का एग्ज़ाम शुरू हुआ था। 38वीं एग्जामिनेशन से पहले पीटी का एग्जामिनेशन नहीं होता था, सिर्फ मेंस और इंटरव्यू का एग्जामिनेशन होकर रिजल्ट तैयार किया जाता था। सरकार ने फैसला लिया कि पीटी का एग्जामिनेशन भी लेना है और इसलिए 38वीं बीपीएससी 1992 से बीपीएससी के एग्जामिनेशन में, सिविल सेवा के एग्जामिनेशन में पीटी इंट्रोड्यूस हुआ। और 38वीं बीपीएससी में जब पीटी का परीक्षा शुरू हुआ तो उसमें 100 क्वेश्चन पीटी में पूछे जाते थे और 39वीं से 150 क्वेश्चन पूछे जाने लगे। तो 38वीं बीपीएससी एग्जामिनेशन जो 1992 में हुआ था उस 100 प्रश्न के सामान्य अध्ययन के पत्र में, उसमें से आज हम चर्चा करेंगे भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था से पूछे गए प्रश्न। तो उस 100 प्रश्न में जो 38वीं बीपीएससी पीटी 1992 में जो 100 प्रश्न पूछे गए थे सामान्य अध्ययन की सीरीज में, उसमें 12 प्रश्न भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था से थे। तो उन 12 प्रश्नों का हम एनालिसिस करेंगे और वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो इसलिए हम इन 12 प्रश्नों को 2 वीडियो में हम डील करेंगे। तो पहली वीडियो आज हम शूट कर रहे हैं। तो पहले वीडियो के साथ हम लोग चलते हैं। 38वीं बीपीएससी 1992 में बिहार लोक सेवा आयोग के एग्जामिनेशन में पूछे गए प्रश्नों में से भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था में पूछे गए 12 प्रश्नों की सीरीज में 6 प्रश्न आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, 38वीं बीपीएससी पीटी एग्जामिनेशन 1992 भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था। भारत, पहला प्रश्न देखते हैं, भारत के उपराष्ट्रपति के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो पहला ऑप्शन देखते हैं, इसकी योग्यता प्राप्त करने के लिए प्रत्याशी की आयु कम से कम 35 वर्ष की होनी चाहिए। यानी कि उपराष्ट्रपति जिन्हें बनना होगा उनके लिए जो योग्यता है, आयु सीमा है, उनमें कम से कम जो न्यूनतम उम्र सीमा 35 होनी चाहिए। बी ने कहा है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है, ये भी सही है। उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति करता है। चौथा ऑप्शन है, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति एस राधा कृष्णन थे। तो गौर से देखते हैं चारों ऑप्शन को। इसकी योग्यता प्राप्त करने के लिए प्रत्याशी की आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए, यह सही है। बी में है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है, यह भी सही है। उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति करता है, ये गलत है, क्योंकि उपराष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल करता है जिसमें संसद के दोनों सदनों के सदस्य शामिल होते हैं। तो ये कथन जो है गलत है। और चौथा कथन है, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति राधा कृष्णन थे, एस राधा कृष्णन थे, ये सही है। तो फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति करता है। ये असत्य कथन है। इसको डिटेल हम लोग देखते हैं आगे। भारत का उपराष्ट्रपति का जो पद होता है वो अनुच्छेद 63 में कहा गया है कि भारत में एक उपराष्ट्रपति होंगे। अनुच्छेद 64 में कहा गया कि उपराष्ट्रपति जो होंगे वो राज्यसभा के पदेन सभापति होंगे। अनुच्छेद 65 में राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने की शक्ति दी गई है उपराष्ट्रपति की। यानी राष्ट्रपति अगर छुट्टी पे हैं या अचानक उनका पद खाली हो जाता है तो उस स्थिति में राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन करते हैं उपराष्ट्रपति जी। अनुच्छेद 66 उपराष्ट्रपति का निर्वाचन है और इसमें 4 पॉइंट है। पहला पॉइंट है निर्वाचक मंडल के बारे में। तो संसद के दोनों सदनों के सदस्य द्वारा इनका निर्वाचन किया जाता है। दूसरा है 66(2) में, संसद या राज्य विधान मंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए। यानी कि जो उपराष्ट्रपति होंगे वो संसद या राज्य विधान मंडल के किसी भी सदन के सदस्य नहीं होने चाहिए। अगर हैं भी तो उन्हें चुनाव जैसे ही जीतेंगे तो वो पद खाली करना पड़ेगा। 66(3) में है योग्यताएं, भारत का नागरिक होना चाहिए और उनकी आयु कम से कम 35 वर्ष की होनी चाहिए। और चौथा है 66(4) में लाभ का पद धारण नहीं करते हों। तो ये चारों जो ऑप्शन उधर हमने देखा उसमें ये अनुच्छेद 66 से संबंधित प्रश्न पूछा गया। अनुच्छेद 66 में ये 4 पॉइंट हैं। तो इन्हीं 4 पॉइंट को अगर हम जान लेते हैं तो वो प्रश्न बना लेते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन, अगर कोई वित्त विधेयक लोकसभा द्वारा स्वीकृत हो जाए तो राज्यसभा इसे अधिक से अधिक कितना दिन तक रोके रख सकती है? ऑप्शन है 6 महीने तक, 4 महीने तक, 1 महीने तक, 14 दिन तक। इसका सही उत्तर हो जाएगा 14 दिन तक। देखिए, वित्त विधेयक और धन विधेयक ऐसे विधेयक होते हैं जिन्हें केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है, जबकि साधारण विधेयक को और संविधान संशोधन विधेयक को संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। ठीक है, तो अगर वित्त विधेयक और धन विधेयक अगर संसद के लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है तो लोकसभा अगर पारित कर दे और
यह विधेयक जाए राज्यसभा के पास तो राज्यसभा इसे अधिक से अधिक 14 दिनों तक रोके रख सकती है। राज्यसभा को धन विधेयक और वित्त विधेयक के संबंध में पावर सीमित है, यानी कह सकते हैं कि 9 के बराबर पावर है। अगर धन विधेयक या वित्त विधेयक लोकसभा से पास होकर राज्यसभा के पास जाता है तो राज्यसभा उसे 14 दिनों तक रोके रख सकती है। अगर 14 दिन में भी उसे पारित नहीं करती है तो वह विधेयक अपने आप पारित हो जाता है। तो इस तरह से देखते हैं कि धन विधेयक और वित्त विधेयक के संबंध में राज्यसभा को पावर 9 के बराबर है। तो इस तरीके से यहाँ देख सकते हैं कि अगर कोई वित्त विधेयक लोकसभा द्वारा स्वीकृत हो जाए तो राज्यसभा इसे अधिक से अधिक रोके रख सकती है। कितने दिनों के लिए? 14 दिनों के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है केवल लोकसभा में, केवल राज्यसभा में, या तो लोकसभा में या राज्यसभा में, या चौथा ऑप्शन है भारत के सर्वोच्च न्यायालय में। अभी हमने चर्चा किया कि विधेयक जो होते हैं, धन विधेयक, वित्त विधेयक जो होते हैं केवल लोकसभा में पेश किए जा सकते हैं। हालांकि वित्त विधेयक में और डिटेल होता है लेकिन उसकी चर्चा यहाँ नहीं करेंगे हम। और संविधान संशोधन विधेयक और साधारण विधेयक जो है संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। तो यही क्वेश्चन है, देख सकते हैं यहाँ पे भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक होता है जैसे संविधान संशोधन विधेयक कहते हैं। तो संविधान संशोधन विधेयक लाया जा सकता है केवल लोकसभा में, केवल राज्यसभा में, या तो लोकसभा में या राज्यसभा में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में। तो आप जान गए होंगे इसका आंसर सी होगा। संविधान में संशोधन से संबंधित विधेयक को कहते हैं संविधान संशोधन विधेयक, और वह विधेयक या तो लोकसभा में लाया जा सकता है या राज्यसभा में लाया जा सकता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, या तो लोकसभा में या राज्यसभा में। दोस्तों, संविधान संशोधन की प्रक्रिया भाग 20 में अनुच्छेद 368 में दी गई है, जिसमें कहा गया है कि संविधान संशोधन से संबंधित विधेयक या तो लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है या राज्यसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 4 नंबर। निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में से कौन एक से अधिक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के लिए न्याय प्रशासन देखता है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। उच्च न्यायालय से प्रश्न पूछ रहा है कि निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में से कौन एक से अधिक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के लिए न्याय प्रशासन देखता है। फ्रेंड्स, अभी वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं और उच्च न्यायालयों की संख्या है 25। इसका मतलब है कि एक ही उच्च न्यायालय 2 या 2 से अधिक राज्य और 2 या 2 से अधिक राज्य तथा किसी और केंद्र शासित प्रदेश के लिए एक ही उच्च न्यायालय हो सकती है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इनमें से ऐसा कौन सा उच्च न्यायालय है जो एक से अधिक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के लिए वो उच्च न्यायालय है, यानी काम करता है। ऑप्शन है इलाहाबाद, दिल्ली, गुवाहाटी, महाराष्ट्र। दोस्तों, ये प्रश्न पूछा गया है 1992 में 38वीं यूपीएससी में, और इस तरह के प्रश्न आजकल भी पूछे जा रहे हैं। तो संदर्भ जो भी हो, लेकिन हम दोनों बात करेंगे उस समय संदर्भ में और अभी के संदर्भ में भी। तो वर्तमान में अभी भारत में कुल 25 उच्च न्यायालय हो चुके हैं। गुवाहाटी हाईकोर्ट जो है वर्तमान में 4 राज्यों को मिलाकर एक ही हाईकोर्ट है, ठीक है। और जब ये प्रश्न पूछा गया था उस समय तो ये पूर्वोत्तर के 7 राज्यों के लिए एक ही हाईकोर्ट हुआ करता था। फ्रेंड्स, 2013 में 3 राज्य के लिए, पूर्वोत्तर के 3 राज्य के लिए अपना उच्च न्यायालय की स्थापना की गई है। तो वर्तमान में गुवाहाटी, अभी भी इसका आंसर गुवाहाटी होगा और उस समय भी उसका आंसर गुवाहाटी था। लेकिन अंतर क्या रहा कि उस समय गुवाहाटी 7 राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय हुआ करता था और वर्तमान में 2024 में यह 4 राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय है। थोड़ा डिटेल से देखते हैं इसको। देखिए, उच्च न्यायालय का प्रावधान भारतीय संविधान में अनुच्छेद 214 से 232 के अंतर्गत है। उच्च न्यायालय 14 में क्या कहा गया? उच्च न्यायालय की स्थापना के बारे में कहा गया है। प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा, ये कहा गया अनुच्छेद 214 में। लेकिन प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय नहीं है, क्योंकि आपको पहले ही बता दिए कि 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन उच्च न्यायालय की संख्या कितनी है? 25। तो देखिए क्या है, अनुच्छेद 231 में कहा गया है कि संसद अगर चाहे तो 2 या 2 से अधिक राज्यों अथवा 2 या अधिक राज्यों और किसी संघ राज्य क्षेत्र के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना कर सकती है। अब देखिए अनुच्छेद 241 में क्या कहा गया? संसद संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय की स्थापना कर सकती है, यानी केंद्र शासित प्रदेशों का अपना उच्च न्यायालय हो सकता है, ये काम संसद कर सकती है। अनुच्छेद 230 में कहा गया है संसद किसी संघ शासित राज्य पर किसी उच्च न्यायालय की अधिकारिता का विस्तार कर सकती है, या
विस्तार है तो उसे अलग कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब है कि किसी राज्य का उच्च न्यायालय है तो उसके अधीन किसी संघ राज्य क्षेत्र को घोषित कर सकती है। यानी किसी राज्य के उच्च न्यायालय के अधीन किसी केंद्र शासित प्रदेश को रखा जा सकता है। यानी किसी केंद्र शासित प्रदेश का उच्च न्यायालय किसी राज्य के उच्च न्यायालय को घोषित किया जा सकता है। ये सारे प्रावधान किए गए हैं और इसलिए इन्हीं प्रावधानों के आधार पर आप देखेंगे कि गुवाहाटी उच्च न्यायालय अभी जो वर्तमान में है वो 4 राज्यों के लिए एक ही है। देखिए यहाँ पे गुवाहाटी उच्च न्यायालय की अधिकारिता स्थापना 1 मार्च 1948 को हुई थी गुवाहाटी उच्च न्यायालय की। वर्तमान अधिकारिता असम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश के लिए। असम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश को मिलाकर एक ही उच्च न्यायालय है। यानी 4 राज्यों पर अधिकारिता है किसके? गुवाहाटी उच्च न्यायालय की। हेड क्वार्टर इसका गुवाहाटी में है, लेकिन खंडपीठ जो है यानी बेंच बैठती है कोहिमा में, आइजोल में, ईटानगर में भी, ठीक है। और गुवाहाटी में तो अपना ही है। तो 4 राज्य है तो नागालैंड की राजधानी कोहिमा में भी खंडपीठ बैठती है, आइजल मिजोरम की राजधानी है और अरुणाचल प्रदेश ईटानगर की राजधानी है, तो वहाँ भी इसका बेंच बैठता है। और इस तरीके से 26 जनवरी 2013 को संसद द्वारा मेघालय, मणिपुर एवं त्रिपुरा के लिए अलग अलग पृथक पृथक 3 नए उच्च न्यायालयों का गठन किया गया। मार्च 2013 में इसका उद्घाटन किया गया था तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश अल्तमश कबीर जी के द्वारा। यानी कहने का मतलब कि 26 जनवरी 2013 तक, या कह सकते कि मार्च 2013 तक, जब तक इसका उद्घाटन नहीं हुआ था तब तक गुवाहाटी उच्च न्यायालय पूर्वोत्तर भारत के सभी 7 राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय हुआ करते थे। तो काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं जो किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए भी और सामान्य नागरिकों के लिए भी जो देश की व्यवस्था को जानना चाहते हैं, संविधान को जानना चाहते हैं, जानकारी रखना चाहते हैं। क्योंकि जानकारी तो हर जगह काम देती है, आपको कॉन्फिडेंस देता है, तो इसके लिए भी बहुत जरूरी होता है। अगर हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग इसको लाइक कर दें और जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दें। भारत का सबसे पुराना हाईकोर्ट कौन है और भारत का सबसे नया हाईकोर्ट कौन है, इस पर हम चर्चा करेंगे। देखिए, भारत का सबसे पुराना हाईकोर्ट है कलकत्ता हाईकोर्ट। देखिए 1862 ईस्वी में भारत में अंग्रेजों के ज़माने में 3 हाईकोर्ट की स्थापना की गई थी, कलकत्ता हाईकोर्ट, चेन्नई हाईकोर्ट, बम्बई हाईकोर्ट। लेकिन सबसे पहला हाईकोर्ट हुआ कलकत्ता हाईकोर्ट, क्योंकि इसकी स्थापना कर दी गई थी 2 जुलाई 1862 ईस्वी को। और चेन्नई हाईकोर्ट की स्थापना की गई थी 15 अगस्त 1862 ईस्वी को। और मुंबई हाईकोर्ट की स्थापना की गई थी 1862 ईस्वी में ही, लेकिन 18 अगस्त को। अब देखिए, भारत का सबसे नवीनतम हाईकोर्ट कौन है? तो भारत का सबसे नवीनतम हाईकोर्ट है 25वां उच्च न्यायालय है, आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय है, जो अमरावती में है। आंध्र प्रदेश की नई राजधानी जो है वो अमरावती में स्थापित किया गया है नया, सबसे नया हाईकोर्ट, जिसे आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक है। और यहाँ देखिए कि 2 जून 2014 ईस्वी को भारत में एक नया राज्य स्थापित किया गया था, आंध्र प्रदेश से अलग करके तेलंगाना को। लेकिन जब तेलंगाना की स्थापना की गई थी 2 जून 2014 ईस्वी को, तो 10 साल के लिए व्यवस्था की गई थी कि इसकी राजधानी हैदराबाद दोनों के लिए संयुक्त रूप से राजधानी का काम करेगी। और इस तरीके से आपको हैदराबाद हाईकोर्ट जो था पहले, वही दोनों राज्यों के लिए हाईकोर्ट, हैदराबाद हाईकोर्ट ही दोनों राज्यों के लिए 10 वर्षों तक हाई कोर्ट का काम करेगी। लेकिन आप जानते हैं कि ये 10 वर्ष का समय जब पूरा होने लगा, तब जाकर के आंध्र प्रदेश की एक नई राजधानी अपनी बन गई, अमरावती। और अमरावती जब नई राजधानी बनी आंध्र प्रदेश में, तो वहाँ पे एक नया हाई कोर्ट भी बना दिया गया, आंध्र प्रदेश का अपना हाई कोर्ट, जिसे आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के नाम से जानते हैं, जो अमरावती में स्थापित किया गया, राजधानी में ही। और हैदराबाद जो राजधानी बनी तेलंगाना की, और हैदराबाद उच्च न्यायालय का नाम, जो तेलंगाना राज्य की राजधानी है हैदराबाद, लेकिन कोर्ट का नाम बदल के कर दिया गया तेलंगाना उच्च न्यायालय। यानी हैदराबाद उच्च न्यायालय जो बच गया तेलंगाना राज्य का, उसका नाम बदल कर दिया गया है तेलंगाना उच्च न्यायालय हैं। 5वां प्रश्न देखिए, भारत के राष्ट्रपति चुनाव में कोई विवाद है तो उस विवाद को सौंपा जा सकता है। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में अगर कोई विवाद है तो उस विवाद को सौंपा जा सकता है भारत के महाधिवक्ता को, संसद को, भारत के सर्वोच्च न्यायालय को, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, इसका उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 71 में यह कहा गया है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में अगर कोई विवाद होता है तो ये मामला जाएगा सुप्रीम कोर्ट के पास। तो इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा भारत के सर्वोच्च न्यायालय को। 6ठा प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं देता है प्रधानमंत्री की नियुक्ति का,
राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का, रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर होने का, देश के किसी भाग में आपातकालीन स्थिति लागू करने का। तो पहला ऑप्शन देखते हैं प्रधानमंत्री की नियुक्ति का। तो हाँ, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं। राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं करते हैं। ठीक है, राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करते हैं? राज्यपाल करते हैं। लेकिन दिल्ली जैसे केंद्र शासित प्रदेश है, दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है और वहाँ के मुख्यमंत्री की नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति, लेकिन राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं करते हैं, वो राज्यपाल करते हैं। और रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर होते हैं राष्ट्रपति, ये बिल्कुल सही है। देश के किसी भाग में आपातकालीन स्थिति लागू करने का काम करते हैं राष्ट्रपति, ये बिल्कुल सही है। यानी इसका आंसर हो जाएगा कि अधिकार नहीं देता है तो राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का। राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति करते हैं उस राज्य के राज्यपाल। तो इस तरीके से हमने आज 38वीं बीपीएससी पीटी एग्जामिनेशन 1992 में जो 100 प्रश्न पूछे गए थे, उसमें भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था से अकेले 12 प्रश्न पूछे गए थे। उनमें से 6 प्रश्नों का हमने आज के वीडियो में एनालिसिस किया है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लग रहा हो, और अगर हमारा प्रयास सही लग रहा हो, आपके लिए लाभदायक बन रहा है, तो हमारे वीडियो को लाइक कर दें। और जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि यहाँ से लगातार बीपीएससी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस का एनालिसिस मैं स्टार्ट किया हूँ, तो लगातार इसे जारी रखूँगा। इस वीडियो को, इस तरह के आने वाले वीडियो को देख कर जाएंगे एग्जामिनेशन में तो काफ़ी लाभ मिलेगा और तैयारी करने की स्ट्रेटजी मिलेगी। पहले हम लोग प्रीवियस इस क्वेश्चन को देखते चलते हैं, उसके बाद इस पर तैयारी की रणनीति बनाएंगे। और 70वीं बीपीएससी हेड टीचर, बीपीएससी हेड मास्टर, बीईओ की बहाली आने वाली है। टीआरई 3-4 की परीक्षा जो होंगी, उन सभी परीक्षाओं की तैयारी हमारे चैनल पर आकर आप कर सकते हैं और निश्चित सफलता मिलेगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो की अगले सीरीज में। बहुत बहुत धन्यवाद।